गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हमारा आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे 10th क्लास में से, संसाधन और विकास। देखिए, संसाधन क्या होते हैं और इसका विकास कैसे किया जाता है, कितना विकास हो रहा है, इसमें सारा पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले देखिए, संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वह एक संसाधन कहलाता है। यानी कि हमारे पर्यावरण में वो हर एक वस्तु जो हम किसी भी हमारे काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हमारी कोई आवश्यकता वो पूरी कर रही है, तो उसे हम संसाधन कह सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल, कोयला और पेट्रोल। देखिए, जो कोयला है, कोयला क्या है, हम कोयले का यूज़ क्या करते हैं। मान लो खानों में कोयला मौजूद है, अगर हम खनिजों को गलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उससे जो ऊष्मा पैदा हो रही है, उससे हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उनको गलाया जा सकता है, तो वो क्या है, कोयला हमारे काम आ रहा है, तो कोयला क्या हुआ, संसाधन। पेट्रोल क्या है, अगर पेट्रोल से हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां चल रही हैं, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि पेट्रोल हमारे लिए फायदेमंद है, यानी कि पेट्रोल संसाधन है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार। देखिए, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और किस हिसाब से उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो सारा आपको चैप्टर में पढ़ने के लिए पढ़कर बताया जाएगा। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सुनना इसको। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, देखिए, इस संसाधन की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति और पशु। अब देखिए, पशुओं में आप भेड़ को ले लो, गाय को ले लो। अगर भेड़ से हमें ऊन मिल रही है, ऊन से हम वस्त्र बना रहे हैं, यानी कि वूलन क्लॉथ्स बन रहे हैं, कार्डिगन्स बन रहे हैं, हम वूलन का सारा सामान जो भी है उस वूल से बना रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। संसाधन में क्या हुआ, वो भेड़ हमारे लिए संसाधन है। और हम गाय भैंस का दूध पी रहे हैं, अपने लिए कैटल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। और इसी तरह से वनस्पति से देखिए, हम सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, और कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, दवाइयां बनती हैं, बहुत ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिससे, और मतलब कि ज़्यादातर जो दवाइयां देसी दवाइयां होती हैं, हर तरह की दवाइयों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वनस्पति। और नॉर्मल आपको पता है, आज हम वुडन जितना भी यूज़ होता है सारा, वो फर्नीचर लकड़ी से मिलता है, और लकड़ी किस में से आती है, वनस्पति में से। तो पता लग गया जैव संसाधन कौन से होते हैं, ये जो वनस्पति और पशु वगैरह इसकी कैटेगरी में आती है। ठीक है। अजैव संसाधन, देखिए, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसमें जान नहीं होती, निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, जो चट्टानें होती है, धातुएं होती हैं, उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा यूज करके, थोड़ा सा चेंज करके हम उसको यूज कर सकते हैं, और वो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में काम करता है। देखिए, जैसे गोल्ड होता है, ठीक है, हम गोल्ड को लेते हैं, गोल्ड जब हमें मिलता है ना खान में से, हम वो एक बिल्कुल अजीब सी उसका जो देखने का वो सिस्टम होता है, वो इतना कुछ खास, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं, हमारी जो ज्वेलरी होती है कितनी शाइनफुल होती है, ब्राइट होती है, और वो सुंदर लगी होती है, उस पर डिज़ाइन बना होता है। लेकिन जब हम सोने को निकालते हैं तो वो उस रूप में नहीं होता, उसको चेंज किया जाता है, उसमें कुछ मिक्स किया जाता है जिससे ज्वेलरी बनती है। और फिर वो जो संसाधन होता है, उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा जो ज्वेलरी बनाई गई है, ठीक है, तो वो उसका और ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है। और लोहा क्या होगा, देख लो एज ए एग्जाम्पल, जो धातु है तो होगी इसमें, चट्टानों में, और लोहा लगा लो इसमें, तो ठीक है, लोहे से क्या है, वो भी जो पूर्ण रूप से जो हमें मिलता है कच्चा लोहा जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो उसको चेंज करके हम वो कच्चा लोहा हमने उठाया, ठीक है, और उठा के अगर हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए तो वो संसाधन नहीं है। लेकिन जब उस लोहे से सामान बनाया जाएगा तभी वो संसाधन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय वे संसाधन
जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है। वो कौन से संसाधन होते हैं? नवीकरणीय, यानी कि जिनका फिर से नवीकरण किया जा सकता है, वो फिर से यूज हो सकती हैं, वो फिर से उन्हें बनाया जा सकता है। जैसे देखिए एज ए एग्जाम्पल सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वो क्या है? अगर हम उसे आज यूज कर रहे हैं तो, लेकिन सूरज और हवा, आपको पता है जब तक पृथ्वी है ये चीज हमें मिल रही है। हाँ, लेकिन हम एक मानव अपने अत्यधिक प्रयोग से बहुत ही ज्यादा जो अंधाधुंध यूज कर रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी या फिर वो खराब जरूर हो सकती है। जैसे आपको पता है पोल्यूट जो होता है, पोल्यूशन, वो एयर को पोल्यूट कर देता है, ठीक है, तो उससे वो थोड़ी सी खराब हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि वो बंद हो जाए, ठीक है। तो वो क्या है, और अगर हो जाती है मतलब ऐसा, तो ये पवन ऊर्जा तो एक ऐसा सिस्टम होता है, सौर ऊर्जा, जिससे वो फिर से बनाई जा सकती है। तो वो किस कैटेगरी में आती है? नवीकरणीय में। अब दूसरा पॉइंट है हमारा अनवीकरणीय। इस संसाधन को बनाने में बहुत ही लंबा समय लगता है, बनने में, यानी कि फिर से उस ही रूप में आती है, वो हमें बनने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए खनिज तथा जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण, ठीक है, खनिज तथा जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण है। ये क्या चीज होती है? देखो ध्यान से सुनना। जो खनिज होता है ये ऑलरेडी हमारे पास है, कि हाँ हमारे पास कितने खनिज भंडार हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका अभी तक पता भी नहीं चल पाया है, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से लगा लो। तो जो ये संसाधन है ये ऐसे हैं, हमें इनकी मात्रा भी पता है, और अगर हम इसका अंधाधुंध यूज करते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है ये खत्म हो जाएंगी, और इनको फिर से बनने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे, तब तक तो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए ये संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये इसको यूज किया तो ये खत्म हो जाएंगे, और अगर फिर से बनने में इनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए कोयला है, जब कोयले को जलाते हैं तो कोयले का कुछ भी नहीं बचता, राख बचती है, लेकिन राख को क्या जलाने में काम लिया जा सकता है? नहीं ना, हम उसको कोई यूज नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार आपने ड्राइव की गाड़ी तो वो खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया, फिर से आपकी गाड़ी खाली होगी तो आपको फिर से अलग से पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो आपने यूज किया वो वापस नहीं आएगा या उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पेट्रोल तो आजकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल की तो सच में खत्म हो रहा है सारा सिस्टम, यानी कि खत्म होने वाला है, क्योंकि आजकल हर घर में गाड़ियां, कारें हैं, और देखा जाए तो हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें वो इस्तेमाल भी करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो पेट्रोल के जो भंडार हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल सबसे ज्यादा यूज होता है, आप सब जानते हो। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व के आधार पर। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, बदले में वो लगान चुकाते हैं। शहरों में लोग भूमि, घर, अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, यानी कि जो चीज आपके पास है, ठीक है, यानी कि कुछ ना जमीन होती है वो गवर्नमेंट देती है लोगों को, किसानों को, कुछ लगा लो, वो कोई सिस्टम होता होगा, वैसे तो देखा जाए उनके पास खुद की भी होती है, लेकिन वो कुछ लगान वगैरह उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट उनको खेती करने के लिए देती है। हाँ, आज आप अनाज उगाइए, इस पे जो भी है उनका सिस्टम होता है, लेकिन और आप देखिए तो बदले में उनको लगान चुकाते हैं। और शहरों में जो लोग होते हैं उनको भूमि मिली होती है, घर होता है, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो उसमें वो सारी क्या होती है, वो जायदाद के खुद मालिक होते हैं, यानी कि उन्होंने वो पक्के तौर पे खरीद रखी होती है, ठीक है। आगे देखिए सामुदायिक स्वामित्व, वे संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं, यानी कि अगर आप समुदाय में रह रहे हो, मान लो आपका विलेज है, ठीक है, या आपकी सिटी है, आप सिटी में वार्ड्स में आपके घर बटे हुए हैं, कॉलोनियों में रहते हो या कोई गांव में रहते हो, तो उसमें क्या है, अगर कोई ऐसी चीज बनी है जिसमें क्या है, एक मंदिर लगा लो, ठीक है, मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई त्योहार होता है आप जाते हो, और कोई तालाब है, वो भी पूरे गांव का तालाब है, उसके बाद शमशान भूमि आती है, लगा लो, ये भी क्या है, पूरे
गांव का है, यानी कि जो ये कैटेगरी है इसमें कोई भेदभाव नहीं होता या ये किसी एक पर्सन की नहीं होती, ये सभी की मानी जाती है। ठीक। राष्ट्रीय संसाधन, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि जो हमारे देश की सरकार है उसका अधिकार, स्वामित्व अधिकार, वो उसकी हेड है, उसका है, वो देश की सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिकरण कर सकती है। उदाहरण के लिए सारे खनिज, जल संसाधन, वन और रेल। मान लीजिए, देखिए जितने भी खनिज हैं हमारे देश के, जितने भी जल संसाधन है, रेल है, वन है, वन भूमि जो इसमें वन आते हैं, जंगल फॉरेस्ट लगा लो आप, तो उसमें क्या है, सरकार का अधिकार है। मान लो सरकार, कई बार ना ऐसे भी होता है कि मान लो आपने कोई घर बनाया है, आपका खेत है, उसमें आपने अलग से घर बनाया, उसमें आपने वो मिट्टी की वो की है, मिट्टी को हटा के वो क्या कहते हैं ना, कुछ सिस्टम, वो मतलब, तो मिट्टी मतलब आपने नीचे गहराई तक मिट्टी निकाली है, तो अगर आप मिट्टी निकाल लो बहुत ज्यादा गहराई तक, जैसे कुआं बनाना लगा लो, कुछ भी ऐसा सिस्टम, तो अगर उसमें से ऑयल निकल जाता है, तेल या पेट्रोल, तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ वाह, हमारे पास तो बहुत ज्यादा भाई लग काम कर गया भाई, हमारे पास इतना पेट्रोल, हमारे खुद का वो हो गया, हम बहुत ज्यादा वो। लेकिन अगर ये बात गवर्नमेंट को पता लग जाती है, सरकार को पता लग जाती है कि आपके पास ये सब चीज निकली है, तो गवर्नमेंट उस पर अपना अधिकार कर लेगी। वो आपका घर, वो आपकी जमीन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता लगे कि जो ये सारी, जो देश का संसाधन है, खनिज है, खनिज ऑयल है, तेल है, जितने भी हैं, उस पर सिर्फ सरकार का अधिकार है। ऐसे होगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, ना वो किसी व्यक्ति का है, ना वो किसी एक देश का है, उसके ऊपर अधिकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एजेंसीज लगा लो, संस्थाएं लगा लो, उनका होता है। ठीक है, देखिए एज एग्जाम्पल, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अगर आपका भारत जहाँ पे है उसके हिसाब से तटरेखा से 200 समुद्री मील दूरी से परे जो महासागरीय संसाधन है ना, उसके ऊपर भारत का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही अधिकार रखेंगी। विकास के आधार पर देखिए, संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं, पर इनका प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, वो किसी प्रदेश में है, किसी राज्य में लगा लो, किसी देश के किसी हिस्से में लगा लो, लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया। देखिए एज ए एग्जाम्पल, भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान में, गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधनों को की बहुत संभावना है, पर उनका सही प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत में जो राजस्थान है, गुजरात है, वहां पे क्या है, ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधनों का बहुत ज्यादा संभावना है, यानी कि अगर उसको यूज किया जाए वहां पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है, लेकिन उसका यूज शुरू नहीं हुआ अभी। ठीक है, आगे देखिए, विकसित संसाधन, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि वो कितना है। ठीक है, और उनका प्रयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि अगर उनका प्रयोग करते हैं, भी यूज करते हैं, तो उसकी मात्रा कितनी है ऑलरेडी पता है, तो वो विकसित संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, बच्चे आपको पहले भी बताया कि हमें पता है पेट्रोल कितनी मात्रा में है। ठीक है, और उस हिसाब से हम पेट्रोल की, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। और फिर भी अचानक, अभी मैंने आपको बताया था, किसी घर में एकदम से ऐसे खेत में अगर ऐसे निकल जाता है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं कि वो उनका भी कुछ पता नहीं। ठीक है, लेकिन जितना पता लग चुका है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मात्रा है वो निर्धारित है। ठीक, आगे देखिए, भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर है। इस बात का क्या मतलब बनता है, भंडार क्या कहलाता है कि हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन, उपलब्ध पदार्थ हैं, ठीक है, जो मानव की, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज तक पहुंचने की। अगर मान लो
किसी एक ऐसी जगह में गहराई में वो चीज छुपी हुई है। पहली बात तो हमें देखो, अगर हमें पता लग जाता है कि हाँ वहाँ पे एक चीज है, वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे बहुत कुछ है, बहुत संसाधन है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा, आप सोचते हैं कि हमारे भारत में नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी से हम उस चीज का पता नहीं। आप ये बताइए, अपने पास कितनी सारी भूमि है, अब आप हर कहीं खोद खोद के देखिए कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, नहीं ना। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर हमें वो पता लग रही है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से भंडार किसे कहा जाता है? वो वस्तुएं, वो पदार्थ जो सेफ हैं, यानी कि हमारे पास है लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमारी पहुंच वहां तक अभी तक नहीं बढ़ पाई है। ठीक है, आगे देखिए, एज ए उदाहरण, जल में ज्वलनशील गैसों का यौगिक है, वह ऊर्जा का मूल्य स्रोत बन सकता है। जल में ज्वलनशील गैसों का यौगिक, यानी कि वो गैसों का यौगिक बना हुआ मिश्रण है, वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा बनती है ना, विद्युत बनती है, ठीक है, वो जल से तो बनती है ना, उसका यूज है, वो कर सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है कि हम उसे कैसे बनाएं, कैसे, यानी कि ये मत सोचना कि हम विद्युत बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है हमारे पास वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज की यहाँ पे बात हो रही है ना, उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है बच्चे, समझा? आगे देखिए, संचित कोश वह भंडार का ही हिस्सा होता है, तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ। वो भी एक तरह से संचित कोश क्या है, जैसे भंडार है, स्टोर है, उसके अकॉर्डिंग उसका ही एक पार्ट है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होने के द्वारा उस तक अभी पहुंचा नहीं गया, यानी कि वो, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, वो उसका भंडार का ही पार्ट है, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ। तो बच्चे, आपका ये चैप्टर था संसाधन और विकास, आपको अच्छी से समझ आ गया होगा। इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छी से सुनना और अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना। ठीक है, बाकी इसका आगे वाला पार्ट हम कल करेंगे। थैंक्स।